हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर की सीबीटी एग्जाम की ऑफिशियल पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इस ऑफिशियल पेपर 1 की सीरीज को आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम ऑफिशियल पेपर 2 भी कराएंगे, 3 भी कराएंगे। तो बस एक प्लेलिस्ट में आप लोगों को बना दूंगा जहां से आप लोग इसे देखकर 90% क्वेश्चन आपका बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है, तो आप लोग बस इस वीडियो को देखकर एग्जाम में जाइएगा और 90% या इससे एबव आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को करके आएंगे और आपका एग्जाम भी 90% से एबव आपका बनेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को डिस्कस करते हैं, क्लास को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए ये पेपर आप लोगों को कहाँ मिलेगा। तो ये पेपर आप लोगों को 1 से लेकर 16 तक आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर की ऑफिशियल पेपर यानी कि विथ आंसर की आप लोगों को ये सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। या आप successcareer.classx.co.in, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोलता हूँ, इस वेबसाइट पे भी जाकर आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, successcareer.classx.co.in, ठीक है। ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है और ई बुक एंड प्रीवियस ईयर आपको दिखाई देगा, इसमें चले जाना है और उसके बाद आईटीआई एग्जाम, ठीक है। प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन अवेलेबल है और वेबसाइट पे भी, दोनों जगह से आप इसे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर ऑफिशियल पेपर 1 to 16 यानी कि 16 पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसमें अगर आपको डेमो देखना होगा तो डेमो के लिए भी हमने पीडीएफ लगा रखा है एक पेपर, तो उसे आप लोग देख सकते हैं और तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको आईटीआई कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे अगर आप आईटीआई कोर्सेज करना चाहते हैं तो। बाकी चलिए हम लोग पेपर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला पेपर आप लोगों के सामने हम ओपन कर दे रहा हूँ। पहला पेपर आप लोगों के सामने ओपन हो गया है। जो भी आंसर आप लोगों को पता होगा, बाकी फटाफट देखते चलेंगे क्योंकि 100% ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, तो हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस आपको देखते जाना है। ये पेपर 1 हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करते चलेंगे क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम में बहुत से लोग, अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल भी बताते हैं तो लड़के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं सर बस क्वेश्चन आंसर कराइए, ठीक है, वन शॉट की तरह। तो वन शॉट की तरह ये वीडियो होने वाला है ना। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि चित्र में दर्शाई गई फाइल, ये फाइल आप लोगों के सामने, ये फाइल का नाम बताना है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इस फाइल को क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग टिंकर फाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, टिंकर फाइल बोला जाता है। ऐसे ही दूसरा है चित्र में दिखाए गए वाल्व का नाम। तो यहाँ देखिए एक वाल्व A20RP और ये, तो 1 2 3 4 5 5 पोर्ट बनाए, तो 5 पोर्ट और 2 पोजीशन यहाँ पे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा अगर फिगर आप लोगों के सामने आएगा तो आपको 5 पोर्ट 2 पोजीशन, कैसे 5 पोर्ट है, तो 1 2 3 4 5। चलिए अगले क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी क्रेन आधार पर लगी होती है और शीर्ष पर बियरिंग प्लेट द्वारा समर्पित होती है। तो इसका क्या आंसर होगा, जीप क्रेन। जीप क्रेन जो है आधार पर लगी होती है और सिर पर बियरिंग प्लेट द्वारा समर्पित होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी प्रक्रिया स्टील कंपोनेंट की संरचना को रिफाइन कर देती है। तो नॉर्मलाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में फिल्टर क्यों इंस्टॉल किया जाता है। वाई फिल्टर इज इंस्टॉल इन सक्शन लाइन ऑफ हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में फिल्टर इसलिए इंस्टॉल की जाती है क्योंकि फॉरेन मैटर जो होती है उनको प्रवेश से रोकने के लिए, ठीक है, इसलिए हाइड्रोलिक पंप में सक्शन लाइन में फिल्टर इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाए गए सतह गुणवत्ता मापने वाले उपकरण का नाम। ये देखिए ये उपकरण आपको सामने दिखाई देगी, इस उपकरण का नाम बताना है। तो ये कौन सी उपकरण है, ये है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। क्या है, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। 7वां नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किस प्रकार के लॉक वाशर में फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ओवल टाइप या लॉक वाशर में फ्लैट या ओवल टाइप के हेड स्क्रू उपयोग किया जाता है, तो यह है काउंटर संक टाइप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, ड्रिल जिग में ड्रिल बुश का उद्देश्य क्या है। ड्रिल जिग में ड्रिल बुश का उपयोग कटिंग टूल का पता लगाने और उसे दिशा देने के लिए ड्रिल जिग में ड्रिल बुश का प्रयोग किया जाता है, उसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दिया यूनिवर्सल यूनि ज्वाइंट कपलिंग केवल रिमोट मैनुअल ऑपरेशन के लिए ही उपयुक्त क्यों है। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट कपलिंग केवल रिमोट मैनुअल ऑपरेशन के लिए उपयुक्त इसलिए क्योंकि इसमें ट्रांसमिटेड लो पावर सुचारू नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे,
कौन सी प्रणाली कंप्रेस्ड एयर द्वारा ऊर्जा इनपुट के रूप में संचालित होता है? तो यह है न्यूमेटिक सिस्टम है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, कौन सा फार्मूला प्रेशर की गणना करता है? तो यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। इसको हम लोग फार्मूला भी लिख दे रहा हूं आप लोगों के सामने, हालांकि ये फार्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेशर की गणना के लिए फोर्स अपॉन एरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं थोड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आप लोग आंसर बताते रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चित्र में दर्शाए गए कुंजी का नाम। ये कुंजी आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये कौन सी कुंजी है? तो ये है फीदर की। कौन सा कुंजी है? फीदर की, याद रखिएगा ये फीदर की है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 13 नंबर का, 10 मिलीमीटर मोटाई वाले स्टील को कठोर बनाने के दौरान सोकिंग का समय कितना होता है? तो 10 मिलीमीटर से मोटाई से अधिक है स्टील को और उसे कठोर बनाना है तो सोकिंग टाइम कितना होगा? तो सोकिंग टाइम 5 मिनट होगी, ठीक है ना। कितना होगा? 5 मिनट। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 14 नंबर का, दिया हुआ है वह कौन सी पुल है जो यात्रा करने वाले होइस्ट को सहारा देने वाले कई गर्डरों से निर्मित होती हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओवरहेड क्रेन, ठीक है ना। ओवरहेड क्रेन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 15 नंबर, ऑटोमेटिक लेट्स में कौन सी कटिंग तेल इस्तेमाल किया जाता है? विच कटिंग आयल इज यूज ऑटोमेटिक लेथ, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक लेथ में कंपाउंडेड या ब्लेंडेड आयल प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 15 के बाद 16 नंबर, चित्र में दिखाया गया कपलिंग का नाम। ये देखिए ये कपलिंग दिखाई गई है, कौन सा कपलिंग है? तो यहाँ यूनिवर्सल कपलिंग है। कौन सा? यूनिवर्सल कपलिंग। आगे देखिएगा, एनिलिंग का उद्देश्य, ठीक है ना। एनिलिंग से क्या होता है? स्टील को साफ करने के लिए एनिलिंग का प्रयोग करते हैं। अगला है, चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये चित्र दिया हुआ है एक्स के रूप में, यहाँ पे जो दिखाई गई है ये बॉल को दिखाई दे रहा है ना। क्या है? बॉल सेपरेटर केज, बॉल सेपरेटर केज ये है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, ग्रेड 00 सटीकता स्लिप गेज का उपयोग है। तो ग्रेड 00 सटीकता स्लिप गेज का उपयोग किस लिए है? तो कैलिब्रेशन ग्रेड के लिए प्रयोग करते हैं। किस लिए? कैलिब्रेशन ग्रेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शाफ्ट के मामूली मिस अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए कौन सी बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? तो ये सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए फिक्चर का नाम। ये फिक्चर्स है, ये देखिए फिक्चर्स है, इसका नाम क्या है? तो ये है मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्चर्स, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का, चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, ये चेन है उसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये क्या है? ज्वाइनिंग लिंक है। क्या है? ज्वाइनिंग लिंक। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, टेम्पलेट का उपयोग करके क्या जांचा जाता है? तो टेम्पलेट से हम क्या करते हैं? वर्कपीस की कंटूर प्रोफाइल को चेक करते हैं कि प्रोफाइल उसका कैसा है। अगला देखिएगा, चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग का नाम। ये क्या है? ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? तो यह एक लॉन्ग निप्पल है। क्या है? लॉन्ग निप्पल। अगला है, किस बियरिंग मटेरियल में को स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती है? तो स्नेहक की आवश्यकता प्लास्टिक को नहीं होती है, बाकी सभी को कास्ट आयरन स्नेहक की आवश्यकता होती है, प्लास्टिक को स्नेहक की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखेंगे, उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है? तो ये कापर लीड एलॉय जो है क्या करता है? उच्च तापमान और उच्च वहन क्षमता पर ये मिश्र धातु है बेयरिंग का कार्य कर सकता है। अगला है 27 नंबर का, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। ये एक्स के रूप में यहाँ दिखाया गया है, इस भाग का नाम बताना है। सेम टू सेम पेपर आपका ऐसे ही आएगा। ये आर्मेचर है। क्या है? आर्मेचर। अगला देखेंगे, किसी व्यक्ति मशीन और कारखाने की दक्षता को मापने और समीक्षा करने के लिए उपयोग की जाने वाली रिपोर्ट का नाम क्या है? तो ये प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट है। क्या है? प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच की इज यूज फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी उपयोगी होती है? तो वुडरफ की, ठीक है, याद रखिएगा। आगे यूनिवर्सल कंपनी का उपयोग कहाँ होता है? तो ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूनिवर्सल कंपनी का प्रयोग किया जाता है। अगला 31 नंबर का है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो आंतरिक बेलनाकार सतह को प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है? तो यह है होनिंग, ठीक है। होनिंग एक विधि है जो क्या करता है? होनिंग एक प्रक्रिया है जो आंतरिक बेलनाकार सतह को प्रोफाइल को सही करता है, ठीक है, और टेपर को हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर का,
नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? नुकीला कोना है, उसको फिनिशिंग करना है तो हम बैरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक विशेष प्रकार की फाइल होती है। अगला चित्र में दिखाए गए एक्स का नाम, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम, ये एक्स से चिन्हित वाला भाग ये है, इसका नाम आपको बताना है। तो ये क्या है? ये पुलर प्लेट है। क्या है? पुलर प्लेट। अगला है, कौन सी गियर अस्पर गियर की तुलना में अधिक शांत तरीके से चलती है? तो ये है हेलिकल गियर, ये शांत तरीका शोर नहीं करता है ना। आगे बढ़ेंगे, 35 नंबर का क्वेश्चन, किस प्रणाली ने वीक फीड स्नेहन को वर्गीकृत किया है? कैटेगराइज वीक फीड लुब्रिकेशन, तो ग्रेविटी फीड यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, स्टील पर काटने की क्षमता और वियर प्रतिरोध को बढ़ाने की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यह है हार्डनिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का, चित्र में दिखाए गए एक्स में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट्स क्या करता है? ये वाला, तो ये एडजस्टेबल नट है जो कि एडजस्ट करता है। अगला देखिएगा, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है स्लिप गेज को। तो ये देखिए 38 क्वेश्चन आपके हो गए। एक बार पेपर का पैटर्न आप लोग समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख के आप लोगों को बता देता हूँ पेपर का पैटर्न। सबसे पहले पेपर देखिए आप लोगों का जो होगा, पेपर सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी। इसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 75। 75 क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा? ट्रेड थ्योरी यानी कि फीटर से आपका क्वेश्चन कितना रहेगा? 38 क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ही 75 क्वेश्चन में आपका WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइज 6 क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6 क्वेश्चन। तो 38 6 44 6 50 क्वेश्चन आपके सिर्फ थ्योरी के नाम पे हो जाएंगे, और बाकी 25 जो क्वेश्चन आपके रहेंगे ये इंप्लाइबिलिटी स्किल से रहेगा। किससे? इंप्लाइबिलिटी स्किल से। तो 38 ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आप लोगों ने 38 यहाँ पे देखिए कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन 38 कर लिए हैं। अब बचा 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी, उसके बाद इंप्लाइबिलिटी। तो इसी पेपर में हम लोग पूरा पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो देखेंगे आगे। तो आगे देखिए यहाँ पे किसका है? वर्कशॉप कैलकुलेशन का है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन से कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो म्यू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? F इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू आर होता है। क्या होता है? ये देखिए मैं ये लिख दे रहा हूं, F इक्वल टू म्यू इंटू आर। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है? तो उष्मा उपचार में क्या होता है? कोई भी पार्ट्स को हीटिंग करते हैं, हीट करते हैं तो वो धीरे 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 हीट को सोखता है, सोकिंग करता है, और बाद में क्या करते हैं? क्वेंचिंग करते हैं। ये करेक्ट आंसर। हीटिंग, सोकिंग, क्वेंचिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो उसे प्राइस कैटालॉग कहते हैं। ठीक है, प्राइस कैटालॉग कहते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन का चौथा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग कार्य में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या होता है? तो पॉकेट रेफरेंस का दूसरा नाम हैंडबुक होता है। क्या होता है? हैंडबुक। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, स्नेहक का उद्देश्य। ठीक है ना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट? तो लुब्रिकेंट का प्रयोग किस लिए करते हैं? 2 पार्ट्स हैं, घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है ना। अगला है 6 नंबर का WCS का लास्ट क्वेश्चन, टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, धातु के टुकड़ा अगर 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या होगा? ब्राउन हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन आपके किसके हो गए? वर्कशॉप कैलकुलेशन के। अब बात आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 क्वेश्चन होंगे, तो चलिए 6 क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, इस प्रकार के खंड में वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है। तो हाफ सेक्शन में 1/4 भाग हटा दिया जाता है। ठीक है ना। अगला है, पाइप काटने के डाई आमतौर पर होते हैं, क्या होते हैं? डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से दिखाया जाता है। तो यह है हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन से ही हम लोग क्या करते हैं? सममित वस्तु को प्रभावी ढंग से दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पाइप थ्रेड का शामिल कोण चारों ओर है, तो कितना? 55 डिग्री होता है। पाइप थ्रेड्स का शामिल 55 डिग्री कोण चारों ओर होता है। द इंक्लूड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड इज अराउंड 55 डिग्री। नेक्स्ट 5वें नंबर का क्वेश्चन, ईडी का 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है? तो पॉइंट जो होता है वे रिवेट का मुख्य भाग नहीं होता, बाकी टेल, शैंक और हेड ये मुख्य भाग होता है। अगला यहाँ पे चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड
ये रिवेट हेड किस प्रकार का है? तो काउंटर सिंक है। कैसा है? काउंटर सिंक। अगर हम सभी तरह का रिवेट आपको बनाकर दिखाएं तो इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। मैं यहाँ पे सभी प्रकार का रिवेट आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। पहला स्नैप रिवेट। तो ये देखिए स्नैप रिवेट कैसा होता है? तो स्नैप रिवेट कुछ इस प्रकार का बना होता है। ये है स्नैप रिवेट, ठीक है ना। दूसरा है काउंटर संक रिवेट। तो काउंटर संक रिवेट अभी आपने चित्र में देखा है, ये काउंटर संक हेड रिवेट है। उसका पान हेड रिवेट। तो ये कैसा होता है? पान हेड रिवेट। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है पान हेड रिवेट, ये ठीक है, पान हेड रिवेट। फ्लैट रिवेट कैसा होता है? तो ये बिल्कुल चपटा होता है कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो सब आपको पहचानना है। तो फिगर आपका कैसा दिखाया है? तो फिगर जो काउंटर संख्या है ये वाला फिगर दिखाया है ना। देखिए फिगर में एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये फिगर काउंटर संख्या हेड रिवेट है ना। अगला, तो ये 6 क्वेश्चन हो गए ना। 6 क्वेश्चन किसके थे? ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के थे। अब आता है इंप्लायबिलिटी स्किल। तो इंप्लायबिलिटी स्किल से कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके? 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए इन 25 क्वेश्चन को भी इसी ऑफिशियल पेपर 1 है पूरा डिस्कस करेंगे ना। जो आपका पूरा पेपर है वो है ऑफिशियल पेपर है। ये क्वेश्चन 1 है इंप्लॉयबिलिटी स्किल का। जॉब पोर्टल क्या है? तो जॉब पोर्टल क्या होता है? तो एक वेबसाइट जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती है और लोग उसके लिए सर्च और अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी कार्य आदत है? ठीक है ना। तो अच्छी कार्य आदत क्या है? साफ सुथरे कपड़े पहनना है, ये अच्छी कार्य आदत है। काम पर देरी पे पहुंचना ये अच्छा आदत नहीं है। कार्यों को नजरअंदाज करना भी अच्छी बात नहीं है। सहकर्मियों के बारे में शिकायत करना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो अच्छा कार्य है साफ सुथरा कपड़ा पहनना। अगला है ग्रीन प्रैक्टिस से कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो ए ग्रीन प्रैक्टिस इन्वॉल्व एनी एक्टिविटीज दैट। तो ये क्या होता है? पर्यावरण और संसाधनों को रक्षा और देखभाल करना ही ग्रीन प्रैक्टिस कहलाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। काम पर अपनी उपस्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस समय उपस्थिति है आपका, तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए? तो आपको झुर्रीदार कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। बाकी वियरिंग क्लीन क्लॉथ, आप क्लीन क्लॉथ साफ कपड़े पहन सकते हैं। उचित यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, साफ सुथरा दिखना चाहिए आपका ना। बाकी झुर्रीदार कपड़े का मतलब है खराब कपड़ा या फटा फटा मतलब झिल्लीदार कपड़ा घिस जाता है या गंदा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इंप्लॉयबिलिटी स्किल का। एक विनिर्माण इकाई में पैकेजिंग प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय लग रहा है जिसमें शिपमेंट से देरी होती है, मजदूरों को क्या करना चाहिए? ठीक है, पैकिंग में बहुत अधिक समय लग रहा है तो वैसे मजदूर को क्या करना चाहिए? तेजी से पैकिंग करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करना और सोचना चाहिए कि पैकिंग कितना फास्ट हो, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 6 है नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में कौन सी प्रकृति अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन दर्शाती है? तो अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन मेरे टॉप 3 कौशल हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और डिटेल पर ध्यान देना। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन को दर्शाता है। बाकी फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे आप लोग नियम कानून के दायरे में बात करते हैं वहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। बाकी ये मैं बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, ये फॉर्मल नहीं है। मैं नहीं जानता, मैंने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। वो मुझे लगता है मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकता हूँ, ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। 7वां है गिग इकोनॉमीज। गिग इकोनॉमी क्या है? तो गिग इकोनॉमी कार्य का एक सिस्टम जहाँ लोग पार्ट टाइम रूप में काम करते हैं, उसे गिग अर्थव्यवस्था करते हैं। गिग अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पार्ट टाइम जॉब जो करते हैं वो होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी फैक्ट्री मैनेजर को डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर मिलता है लेकिन कर्मचारी की कमी है तो मैनेजर को क्या करना चाहिए? तो फैक्ट्री में मैनेजर डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उसे कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का अनुरोध करना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कभी आप ईमेल लिखते हैं तो सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है कि बस सब्जेक्ट लोग पढ़ के समझ जाते हैं कि किस टॉपिक पे आपने ईमेल लिखा हुआ है। कंपनी को यह बताने के लिए ईमेल किस बारे में है, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंथी, ब्राइट, ये उदाहरण किसका है? तो मैग्निफिसेंट हो गया, शार्प हो गया, लेंथी हो गया, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग वर्ड किसे बोलते हैं? तो एडजेक्टिव को बोला जाता है, या तो एडजेक्टिव होगा या डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। नाउन आप जानते हो, नाउन की जगह क्या होता है? नेमिंग वर्ड आ सकता है। प्रोनाउन तो आप जान ही रहो। एक्शन वर्ड ये वर्ब को बोलते हैं। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है? रॉ मटेरियल लॉस इन बिजनेस। तो रॉ मटेरियल संसाधन है कस्टमर डाटाबेस
ये संसाधन है, फिनिश प्रोडक्ट भी आपका संसाधन है। बाकी लॉस इन बिजनेस में हानि होती है तो ये संसाधन नहीं है आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, यदि आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट विचार से सहमत नहीं है तो उद्यमशीलता की मानसिकता के साथ उसे संभालने का एक अच्छा तरीका क्या है? तो एक अच्छा तरीका यही है कि फीडबैक मांगकर उनकी मदद से अपने विचार को बेहतर बनाना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, अनुकूलनशीलता, लचीलेपन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह है सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी ऐसे संगठन में जहां सभी कर्मचारी कुशल हो, ठीक है, व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हो, परिणाम होगा क्या? परिणाम होगा तो वहां अधिक आउटपुट, अधिक प्रॉफिट होगी, क्योंकि कर्मचारी क्या है? कुशल है और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं तो परिणाम भी अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीन फैक्ट्री क्या है? तो अभी हमने ग्रीन प्रैक्टिस, किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का बैग ले जाएं, ये ग्रीन प्रैक्टिस है। बाकी हम लोगों को पॉलिथीन यूज नहीं करना चाहिए, वो इससे विदित होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर डॉट 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 अपार्टमेंट इन माय नेबरहुड, यानी कि हमारे पड़ोस में क्या है? एक अपार्टमेंट है, तो स्पेसियस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माय नेबरहुड, इंग्लिश से क्वेश्चन है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अपना रिज्यूम भेजने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? तो रिज्यूम भेजने से पहले आप सुनिश्चित करना फोन नंबर और ईमेल जैसे जानकारी सही है, क्योंकि आपको फोन अगर नंबर गलत है वो कांटेक्ट करेंगे तो बार बार वो गलत जगह कांटेक्ट करेंगे। ईमेल आपका सही नहीं है तो इसे आप लोग भेजने से पहले जरूर चेक कर लें कि सही जगह भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करते हैं? तो नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करेंगे? तो एक स्पष्ट विषय पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरुआत करना चाहिए, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूम का मुख्य घटक नहीं है? तो मुख्य घटक नहीं है व्यक्तिगत उपाख्यान, ये मुख्य घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इंफॉर्मेशन एकत्र करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? तो किसी प्रोजेक्ट के कार्य को उपयोगी इंफॉर्मेशन एकत्र करने के बाद इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ना और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करना चाहिए, ये आप इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, कर्मचारी के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है? तो नेटवर्किंग और संबंध निर्माण, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग ए सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। जहां कॉलेज हो गया, आपकी ऑफिस हो गई, आपकी कंपनी हो गई, जहां रूल रेगुलेशन से काम होते हैं वहां ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। और आप जैसे कि एक तो हो गया फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे माता पिता, भाई, दोस्त, ठीक है, रिलेटिव से बात करते हैं तो वहां इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अगला एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 23 नंबर का क्वेश्चन, क्या चीज बड़े पैमाने पर उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करता है? तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर है तो वो उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करता है। अगला एक डिजिटल सीवी बनाना है। सीवी का मतलब एक तरह से करिकुलम विटाई होता है, रिज्यूम मान लीजिए, उसे क्यूआर कोड के साथ साझा करना है तो कैसे करेंगे? तो आपकी डिजिटल पहचान होती है, ठीक है ना, कोड के साथ साझा करना आपकी डिजिटल पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, इंप्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इंप्लॉयबिलिटी स्किल का, विकल्पों से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, बाकी स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब पेपर 2 इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो भी कैंडिडेट इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आप सिंपली successcareer.classix.co.in पे चला जाएगा या प्ले स्टोर से आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना है? ई बुक एंड प्रीवियस ईयर में जाना है। सेम आपको मोबाइल में भी दिखाई देगा बॉक्स, उसमें आपको आईटीआई एग्जाम में जाना है। आईटीआई एग्जाम में जाने के बाद यहाँ पे फिटर सेकेंड ईयर का ऑफिशियल पेपर मिल जाएगा। वैसे एमएमबी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर का ऑफिशियल पेपर है। इसे डाउनलोड करके आप बिल्कुल ऑफिशियल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे और बस इतनी ही तैयारी कर लेते हैं तो आप एग्जाम में भी अच्छे मार्क ला पाएंगे। बाकी आईटीआई कोर्सेस वगैरह ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ से आप जैसे कि सीआईटीएस का, यूपी ट्रिपल एससी का, एनसीएल का, एनपीसीआईएल का, डीआरडीओ का,
तो आप इसे भी तैयारी कर सकते हैं विभिन्न तरह की कम्पिटेटिव एग्जाम को। बाकी किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप 91 40 82 24 03 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।